not a game, it's a rich thing. दूसरी तरफ अबरार एक सूबाई वजीर से नाजली के अड्डे के बारे में बात कर रहा था। सर, ये बहुत बड़ा गैंग है, इनको लगाम डालनी होगी। नाजली अफराज ने ऐनक उतारते हुए कहा, जानता हूँ उसे, सुना है काफ़ी मसले चल रहे हैं उसके। सर, आप जानते हैं इसे? अबरार ने मक्कारी से चौंकते हुए कहा। हाँ, ज़ाहिर है, हम भी इस माशरे में रहते हैं। अफराज ने शैतानियत से मुस्कुराते हुए कहा, जानना तो पड़ता है ना। तो फिर सर, क्या करना चाहिए इसके साथ? अबरार ने हिचकिचाते हुए पूछा। तुम थोड़ा सब्र करो, मैं बात करता हूँ किसी से। ये कहकर अफराज ने फ़ोन बंद कर दिया और अबरार बेचैनी से हाथ मसलते हुए टहलने लगा। इसके चेहरे पर लालच, तजस्सुस, बेचैनी के मिले जुले तासुरात थे। इसके दिमाग में एक लफ्ज़ शिद्दत से गूंज रहा था और वो लफ्ज़ था रेटिंग। लेकिन इसके अलावा वो नाजली के अड्डे पर बेनकाब होने वाले लोगों को ब्लैकमेल करने का इरादा भी रखता था। लेकिन अब कुछ उलझा सा नज़र आ रहा था, क्योंकि मुसीबत ये आ गई थी कि अफराज साहब के खुद के ताल्लुकात निकल आए थे। इसे अच्छा था कि कहीं वो इस ऑपरेशन से ही मना ना कर दे। लेकिन अफराज में कुछ और ही चल रहा था। वो गिलास में मशरूब लिए दूसरे डिपार्टमेंट के किसी अफसर को फ़ोन करके इससे बात कर रहा था। मैडम नाजली, सुना है बहुत ऊंचा उड़ने लगी है, हमारी डीजी रस्ती का नाजायज़ फ़ायदा उठा रही है। दूसरी तरफ की बात सुनकर जवाब दिया गया, करना क्या है, ज़रा सी टाइट कर दो, कस बल निकाल दो उसके, FIA की टीम भेजो रेड मारने। दूसरी तरफ की बात सुनकर वो एक घूंट हलक से उतारते हुए बोला, और हाँ, सारी कार्रवाई ऑन कैमरा होगी, मैं अबरार से बात करता हूँ, इसके साथ टीम जाएगी। दूसरी तरफ से कुछ बात सुनने के बाद अफराज ने जवाब दिया, सरदार की फिक्र ना करो, इसी बहाने एक झटका इसको भी लग जाएगा। तो क्या है, इसे बाद में मैं संभाल लूँगा, रोता धोता आएगा तो मेरे पास ही ना। नाजली के अड्डे पर आने वाले लोगों में अफराज समेत हर किस्म के लोग शामिल थे, ख्वाह वो कोई बिजनेसमैन हो, वजीर हो, पुलिस वाला हो या कोई भी हो। इस वक्त भी ASI शहजाद नाजली के पास बैठा इसकी मिन्नत समाजत कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे भीख मांग रहा हो। हमारा भी तो कुछ ख्याल करो मैडम, शहजाद ने खुशामदाना लहजे में कहा। कैसा ख्याल? तुम सबका ठेका ले रखा है मैंने। नाजली जैसे फट पड़ी, अरे भाई, हमसे क्या नाराज़गी, हम तो एक तरफ सरकार के और दूसरी तरफ तुम्हारे नौकर हैं। शहजाद ने मजीद मक्खनबाजी करते हुए कहा, तुम्हारे काम ही तो आते हैं ना बाबा, तुम लोग काम आते हो तो कहीं ज़्यादा इसका मुआवजा भी लेते हो। नाजली ने मना करते हुए कहा, थोड़ा हमें भी खुश होने का मौका दे दो तो क्या जाता है। शहजाद ने जिद करते हुए कहा, बहुत कुछ जाता है और ये काम इतना आसान नहीं है। नाजली ने गुस्से से बोली, बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं। नाजली ने कहा, लेकिन तुम हरामखोर और मुफ्तखोर जो ठहरे, कहीं मुंह मारने से बाज नहीं आओगे। अरे इतना गुस्सा क्यों करती हो मैडम? शहजाद मुसलसल जलील होकर भी मुस्कुरा रहा था। SHO साहब का दिल भी साफ कर दूंगा तुम्हारी तरफ से, ये उल्टे सीधे आसरे ना दो मुझे इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं। नाजली ने चिढ़ते हुए कहा, खैर चले जाओ, अंदर शब्बो को बोल दो, वो कोई ना कोई बंदोबस्त कर देगी तुम्हारा भी। शहजाद खुशी से दांत निकालता हूँ अंदर चला गया। दूसरी तरफ अबरार को अफराज की तरफ से ग्रीन सिग्नल मिल चुका था। अब वो माहम को बता रहा था कि इसे नाजली के अड्डे पर छापा मारने की ऊपर से इजाज़त मिल गई है। ये तो बहुत अच्छी बात है सर। माहम ने खुशी से कहा, क्या आप भी साथ होंगे? हाँ, मेरी टीम कैमरे के साथ जाएगी। अबरार ने गर्दन अकड़ाते हुए जवाब दिया, मेरी खुद आला हुक्काम से बात हुई है, मैं भी आपके साथ चलूंगी। माहम ने फरमाइश की, तुम देख लो, ये सब इतना आसान नहीं होता। अबरार ने सोचते हुए इसे समझाया, बहुत खतरा होता है, मैं नहीं डरती इन सब खतरों से। माम ने पूरे एतमाद और रज़म के साथ कहा, प्लीज़ सर, मेरी दोस्त की ज़िंदगी का सवाल है। ठीक है, तैयारी करो। अबरार ने हार मानते हुए कहा, SHO अफराज खान को टास्क मिला है, हम इनके साथ जाएंगे, हमें फ़ौरन निकलना होगा। सर, किरण को बल्कि किसी भी लड़के को नुकसान ना हो, बस। माम ने फिक्रमंदी से कहा, अरे कुछ नहीं होगा इसे। अबरार ने उलझते हुए कहा, और तुम देखना, इस प्रोग्राम से हमारी रेटिंग इतनी बढ़ जाएगी और तुम्हें भी ना सिर्फ तरक्की मिलेगी बल्कि तुम्हारी तनख्वाह में भी इजाफा होगा। अबरार ने माहम को लालच देने की कोशिश की, लेकिन वो तो किसी और ही मिट्टी की बनी हुई थी। सर, मुझे ना तरक्की का लालच है ना तनख्वाह में इजाफे का। माहम ने जवाब दिया, मैं तो सिर्फ सच और हक की फतह चाहती हूँ, मजलूमों के लिए इंसाफ और जालिमों के लिए सज़ा। अबरार इसकी बात सुनकर हवन्नुकों की तरह से देखता रह गया। किरण अपने कमरे में बैठी थी कि दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। इसने चौंक कर देखा तो शबाना मुस्कुराती हुई कमरे में दाखिल हो रही थी। इसके पीछे शहजाद भी कमरे में आ गया। दोनों के चेहरों पर अजीब ही तासुरात थे। शब्बों ने सताइशी नजरों से शहजाद की तरफ देखा तो इसने आंख मारकर बौंडे तरीके से अपनी खुशी का इजहार किया। ये शहजाद साहब हैं, ASI। शबाना ने तारुफ कराते हुए कहा, इन्हें किसी शिकायत का मौका नहीं देना। क्या मतलब, मुझे क्या करना है? किरण ने घबरा कर पूछा। खिदमत करनी है इनकी। ये कहकर शबाना जाने के लिए पलट गई। शब्बो, किरण ने इसे आवाज़ देकर रोका। वो कुछ मुस्तरिब और घबराई हुई थी। ये सब क्या है? वही जो यहाँ होता है। शब्बो ने रिटाई से जवाब दिया, तुम्हें भी ये सब करना होगा, शोर शराबा बिल्कुल नहीं करना वरना मैडम गुस्से हो जाएगी। इसे जवाब देकर और इसकी बात सुनने से पहले ही शब्बो बाहर चली गई। शहजाद धीरे धीरे किरण की तरफ बढ़ने लगा। इसकी आंखों में शैतानियत नाश। किरण को वो एक भयानक रूप में नजर आ रहा था, बिल्कुल किसी दरिंदे की तरह। किरण भी हैरान परेशान थी। वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। वो ऐसी लड़की हरगिज नहीं थी। वो शहजाद से इल्तिजा करती और गिड़गिड़ा कर रहम की भीख मांगती रही, लेकिन इसे कहाँ रहम आना था। रहम तो शायद इसने जिंदगी में किसी पर नहीं किया था। इसकी आंखें चीख चीख कर कह रही थी कि वो तो सिर्फ और सिर्फ एक जहनी गुलाम है, माशरे का, अशराफिया का, अपने सरपरस्तों का, अपनी हवस का और लालच का। इसने तो सिर्फ गुलामी ही करनी है और ऐसे गुलाम किसी पर रहम नहीं करते। किरण की मदद को आने वाले अफराज खान, माहम और अबरार भी रास्ते में थे।
वो इतनी जल्दी नहीं पहुंच सकते थे। अपना दिफा किरण को खुद ही करना था। इसे हर हाल में अपनी इज्जत बचानी थी, हुआ इसकी जान ही क्यों ना चली जाती, क्योंकि वो गुलाम हरगिज नहीं थी और ना ही किसी गुलामी कबूल कर सकती थी। आगे बढ़ते हुए इंसान नुमा दरिंदे शहजाद से किरण की हाथापाई होने लगी। इसी दौरान इसके हाथ में करीब रखा हुआ गुलदान आ गया। इसने शहजाद के सर पर दे मारा। शहजाद का सर फट गया और खून की धार बहने लगी। चलने में शहजाद के जहन को झटका लगा और इसी दौरान मौका से फायदा उठाकर किरण कमरे से निकलकर भागती चली गई। वो नाजली और शब्बो के सामने ही लाउंज में गुजरती हुई बाहर की जानिब भाग गई। इसकी किस्मत शायद इस हद तक अच्छी थी कि वो अपनी इज्जत बचाने में तो कामयाब हो गई थी, लेकिन इतनी भी अच्छी नहीं थी कि वो इस जहन्नम से फरार हो सकती। सदर दरवाजे से पहले ही इसके सामने बॉबी आ चुका था। किरण इसे रहम तलब नजरों से देखने लगी। इसके अकब में नाजली चीखती हुई आ गई। किरण ने दरवाजे की जानिब बढ़ने की कोशिश की, लेकिन बॉबी की एक ही तरफ ने इसे जमीन पर ढेर कर दिया। दूसरी तरफ पुलिस की गाड़ियां सड़क पर दौड़ रही थी। साथ ही माहम और उसका बास अबरार एक कार में अपने ड्राइवर और गार्ड के साथ मौजूद थे। इनके साथ एक और एनजीओ की वैन भी रवां थी। नाजली के सामने किरण जख्मों से चूर पड़ी थी। मार खा कर इसका खून आलूदा चेहरा बिगड़ चुका था, लेकिन बॉबी गूंगे की तसल्ली नहीं हो रही थी। वो इसे बेतहाशा मारे जा रहा था। इसके चेहरे पर मुक्के बरसा रहा था। नाजली किसी भी किस्म के तासुरात से हारी बैठी थी। शब्बो सिर्फ रहमदिली के साथ किरण को देख रही थी, लेकिन इसे बचा नहीं सकती थी। रुक जाओ, पागल हो गए हो क्या? राना ने बॉबी को रोकते हुए कहा। कहीं जान ही ना चली जाए इसकी। लेकिन बॉबी तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। बिला वजह कुछ हो गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। राना दोबारा बोला। तो तुम हो ना? नाजली ने कहा। ऐसे मामलात से तुम लोग बड़े आसानी से निपट लेते हो। मैं कहता हूँ रोको इस गूंगे को। राना नाजली को देखकर गुस्से से चिल्लाया। इसको सुनाई नहीं देता क्या? फिक्र ना करो, वो जहां से नहीं मारेगा इसे, सिर्फ हुलिया बिगाड़ देगा इसका। नाजली ने राउंड से कहा। क्योंकि जितना मैं कहती हूँ वो इतना ही करता है, और इस तरह हुलिया बिगाड़ने से तुम्हें क्या फायदा होगा? राना ने सवाल किया। इस दौरान बॉबी थक कर सस्ताने लगा था, ताकि आइंदा ऐसी हरकत करने के काबिल ना रहे। नाजली ने जवाब दिया। तो फिर तुम्हारे किस काम की रहेगी? राना ने तंज़ी हंसी के साथ सवाल किया। वो हमारा मसला है। नाजली मुंह बिगाड़ कर बोली। भीख मंगवा लेंगे इससे भी, तुम्हें क्या? बॉबी एक बार फिर डंडा उठाकर किरण को मारने चला कि राना दरमियान में आ गया। छोड़ दो इसे, हट जाओ, राना ने आगे बढ़कर कहा और बॉबी को इलाक किया। अभी इतना काफी है। ठीक है बॉबी, रुक जाओ, नाजली ने कहा। इसे अंदर ले जाकर डाल दो। नाजली के कहने पर बॉबी किरण को घसीटता हुआ ले गया। और तुम्हें क्या जरूरत थी? जरा सब्र नहीं हो सकता? राना ने शहजाद की सरजनिश की, जो अपने लहू लहान सर को किसी कपड़े से ढांप कर बैठा था। साहब बस वो बर्दाश्त नहीं हो रहा था। शहजाद ने तकलीफ से कराहते हुए कहा। कम से कम मेरा ही इंतजार कर लेते। राना ने गुस्से से कहा। कैसा इंतजार कर लेते? तुम लोगों से इंतजार या बर्दाश्त कहाँ होता है? नाजली तहल अंदाजी करते हुए बोली। जहाँ हराम नजर आता है फौरन से पहले ही पहुंच जाती हो। ज्यादा फजूल बातें ना करो मैडम नाजली, राना ने चिढ़ते हुए कहा। और हाँ, जरा इस लड़की का कुछ ख्याल कर लेना। कुछ दिन बाद साहब भी चक्कर लगा लेंगे, देख लूंगी तुम्हारे साहब को भी और इस लड़की को भी, नाजली ने अगर का जवाब दिया। इसी दौरान दूसरी पुलिस पार्टी अफराज खान की सरबराही में वहां पहुंच चुकी थी। गाड़ियों का शोर और सायरन की आवाज सुनकर नाजली ने फौरन बॉबी को आवाज देकर बुलाया। अरे ये कौन आ गया? देख बॉबी, तुम ठहरो, मैं देखता हूँ, राना ने से घूरते हुए कहा। अपने पेटी बंद बाई लग रहे हैं, ये कहीं तुम्हारी कोई चाल तो नहीं? नाजली ने चौंकते हुए कहा। अफराज खान माहम और अबरार को कुछ देर के लिए बाहर रोककर कहीं अंदर खतरा ना हो पहले खुद अंदर गया, लेकिन अंदर का माहौल इसके लिए हैरान गुन था। वो राना और जहमी शहजाद को देखकर हैरान रह गया। क्या बात है, नफरी तो पहले ही मौजूद है। अफराज ने कहा। हम खुद भी छापा मारने आए थे। राना ने झूठ बोलने की कोशिश की, जिस पर नाजली ने तेगड़ियां चढ़ाकर इसे घूरा। लेकिन अफराज खान इतना बेवकूफ नहीं कि जो कुछ तुम कहो वो मान ले। अफराज खान ने राना को जवाब देकर अपने एएसआई को इशारा करके बाहर भेजा। तुम जाकर मीडिया वालों को संभालो, अंदर कोई ना आए। अफराज ने एक जगह इशारा करके पूछा। पहले तो ये बताओ कि ये खून कैसा है? फिर वो शहजाद की तरफ घूमते हुए बोला। एएसआई का जहम और खून आलूदा चेहरा बता रहा है कि दाल में कुछ काला जरूर है। सब खामोशी से एक दूसरे को देख रहे थे। कुछ देर बाद राना की आवाज आई। मैं बताता हूँ, सब बताता हूँ। अफराज का एएसआई बाहर आकर इब्रार और माहम की टीम को रोकने की कोशिश करता रहा। इसी चक्कर में इनसे काफी बहसबाजी भी हुई। अंदर क्या हो रहा है? अबरार ने शक्की लहजे में पूछा। कहीं कोई डील तो नहीं? ऐसा कुछ नहीं है, साहब का आर्डर है। एएसआई ने इन्हें तसल्ली देने की कोशिश की। जब वो इजाजत देंगे तभी आप अंदर जा सकेंगे। जबकि अंदर अफराज को सारी बात मालूम हो चुकी थी। वो किरण वाले वाक़े से भी मुकम्मल तौर पर आगाह हो चुका था। अच्छा, ये सारा मामला है, अफराज ने आराम से बैठते हुए कहा। अब तुम लोगों ने सच बोला है तो मेरी तरफ से भी एक और खबर सुनो। नाजली, राना और बाकी सब भी गौर से देखने लगे। तुम्हारे पास कोई लड़की है किरण नाम की? अफराज ने सवाल किया। तुम्हें कैसे पता चला? नाजली ने सवाल किया। जो सवाल किया है इसका जवाब दो। अफराज सख्ती से बोला। हाँ है, लेकिन नाजली तजब्जुब का शिकार हो रही थी। खबर भी इसी के हवाले से। अफराज ने मुस्कुराते हुए कहा। वो लड़की अपनी गुमशुदा बहन की तलाश में खुद तुम्हारे पास आई है। इसकी कौन सी बहन है? नाजली ने चौंकते हुए पूछा। अनम नाम है इसका। अफराज मजीद मालूमात देते हुए बोला। इसकी गुमशुदगी कुछ महीने पहले की बात है। अफराज की बात सुनकर नाजली ने चौंक कर शबाना को देखा। इससे पहले शबाना कुछ बोलती, नाजली जट से बोल पड़ी। इस नाम की कोई लड़की को हम जानते ही नहीं जानती।
या बताना नहीं चाहती? अफराज ने हंसते हुए पूछा। मैंने कहा ना, इस नाम की कोई लड़की यहाँ कभी आई ही नहीं। नाज़रीन ने झूठ बोला। खैर, एक खबर ये भी है कि इस लड़की किरण के पास मोबाइल फ़ोन है, अफराज ने बताया। इसी के ज़रिए से तुम्हारी लोकेशन ट्रेस हो गई है। नाज़रीन ने शब्बो और बॉबी की तरफ देखकर इशारा किया। वो दोनों तेज़ी से किरण के कमरे की तरफ गए जहाँ इसके सामान में इन्हें मोबाइल फ़ोन मिल गया। मुझे दो, मैं इसका बंदोबस्त करता हूँ। अफराज ने बॉबी के हाथ से मोबाइल फ़ोन ले लिया। लेकिन ये बताओ मैडम नाज़ली, मैं इस तरह खाली हाथ तो वापस नहीं जाऊँगा, मेरे पास कुछ है ही नहीं देने को। नाज़ली ने हाथ नचाते हुए कहा। ऐसा नहीं है, तुम्हारे पास नहीं होगा तो और किसी के पास होगा, अफराज ने कहा। जो कुछ था मैं उन लोगों को दे चुकी हूँ। नाज़रीन ने राना की तरफ इशारा करते हुए कहा तो राना कुछ बोल नहीं सका। अफराज इसे देखकर मुस्कुराने लगा। अच्छा तो ये बात है, अफराज बोला। दोनों से अलग अलग डील होगी। कैसी डील? मैडम तुमसे तो बाद में बात करता हूँ, अफराज राना की तरफ मुड़कर बोला। अब अपने SHO साहब से मेरी बात करा दो। राना ने फ़ोन मिलाकर अफराज के हवाले कर दिया। हाँ जी इंस्पेक्टर साहब, कैसे मिजाज हैं आपके? अफराज खान ने कहा। अफराज खान बात कर रहा हूँ, FIA ब्रांच से। जी अफराज साहब बताइए कैसे याद किया? हमने छापा मारा है एक जगह, अफराज ने कहा। आपकी नफरी पाई गई है, बत्ता वसूली के साथ मुंह काला करते हुए। क्या मतलब, कहाँ पर? मैडम नाज़ली के अड्डे पर, अफराज खान ने मक्कारी से बात करते हुए कहा। आजकल बड़े साहबान बड़े ही गुस्से में हैं, क्या करें? करना क्या है, अपनी नफरी लो, निकल जाओ। शहरोज ने उससे कहा। मेरे मामलात को मुझे पर छोड़ दो। ऐसा तो नहीं ना, रिपोर्ट बनाकर देनी है ऊपर, अफराज ने धमकाते हुए कहा। इस रिपोर्ट पर तो पेटी उतर जाएगी, आओ भुगत अलग होगी। धमकी दे रहे हो मुझे? शहरोज तलही से बोला। बड़े साहिबान से मेरी बातचीत है, हाली धमकी नहीं दे रहा। वैसे मेरे साथ तो मीडिया भी है, अफराज ने बाकायदा चिढ़ाते हुए कहा। खूब अच्छी इज्जत अफजाई भी हो जाएगी। वो क्या कहते हैं ना, बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा, ऐसा ही कुछ है ना। चाहते क्या हो? शहरोज गुस्से को काबू में करते हुए बोला। काम की बात करो। ये हुई ना बात, काम की बात के लिए फ़ोन किया है, अफराज ने जवाब दिया। वरना तुम्हारे बंदे सुलाहों के पीछे होते, इतने कमज़ोर नहीं है मेरे बंदे, शहरोज ने लहजा कंट्रोल करते हुए कहा। वो तो नजर आ ही रहा है, अफराज ने दोनों की तरफ देखते हुए हंसते हुए कहा। एक का सर फटा हुआ है और एक की पतलून ढीली हो रही है। इसकी बात पर राना ने जल्दी से अपनी पतलून की बेल्ट की तरफ देखा और इसे टाइट करने की कोशिश करने लगा। यहाँ तो मामला ही बढ़ता चला जा रहा है। शब्बो ने सरगोशी में पूछा। हमें क्या करना है मैडम? सब्र करो, नाज़रीन ने आस्तिकी से जवाब दिया। कुत्तों की लड़ाई देखने का भी अपना ही मजा है। तुमने जवाब नहीं दिया। अफराज फोन पर बात कर रहा था। आपस में डील करके मामला यही खत्म कर देते हैं, ऊपर वालों को क्यों तकलीफ दे? शहरोज ने मुश्किल तजवीज़ दी। ठीक है, 50% मेरा। अफराज ने जेट से अपना मुतालबा सामने रख दिया। बोलो मंजूर है? मंजूर है। ना चाहते हुए भी मुश्किल शहरोज के मुंह से निकला। डन। अफराज ने फोन बंद करके राना को दिया। मेरा आधा हिस्सा मेरे हवाले करो। राना ने रकम निकालकर नोट गिनकर आधे अफराज के हवाले कर दी। अब तुम बताओ मैडम, तुम्हारे साथ कौन सी डील करनी है? अफराज ने नोट जेब में ठूंसते हुए कहा। मेरे पास इतनी रकम नहीं है कि नाज़रीन ने कहना चाहा ही था कि अफराज ने इसकी बात काट दी। रकम की बात कौन कर रहा है? अफराज मानी है अंदाज में बोला। 2 दिन बाद आऊंगा, माल तैयार रखना। अब तो आने जाना लगा ही रहेगा, माल तो हर वक्त तैयार ही रहता है। अफराज की बात सुनकर नाज़रीन ने मुस्कुराकर गर्दन हिला दी। अब तुम सब बाकी लड़कों समेत पीछे का कोई बाहर का रास्ता देख लो निकलने का। अफराज ने कहा। बाहर निकलकर मुझे मैसेज कर दो, मैं जब तक मीडिया वालों से निपटता हूँ। अंदर कुछ भी नहीं है, सिर्फ 2 शरीफ औरतें रहती हैं। अफराज अबरार और माम से बात कर रहा था। तुम्हें इसलिए नहीं बुलाया कि वो बेचारी परेशान ना हो। हाँ हाथ माशा बन सकता है, ऐसा नहीं हो सकता, मैं खुद देखूंगा। अबरार अड़ गया। मुझे अंदर जाना है। इसी वक्त अफराज को मोबाइल पर मैसेज आ गया तो वो भी कांधे उचकाकर एक तरफ हो गया। ठीक है, अपना शौक पूरा कर लो। ये कहकर अफराज अपनी गाड़ी की तरफ चल पड़ा और अबरार और माहम अपनी टीम को हमरा लिए बंगले के अंदर चले गए। माहम और अबरार जबरदस्ती अंदर चले गए, लेकिन वहाँ इन्हें 2 औरतों के सिवा कुछ नहीं मिला। नाज़ली और शबाना चादरें ओढ़े आम औरतों की तरह बैठी अजनबी लोगों को देखकर परेशानी का इजहार कर रही थी। पता नहीं क्या मसला है, ये लोग छापे भी सिर्फ शरीफ लोगों के घरों पर मारते हैं। नाज़रीन ने किसी बूढ़ी औरत की तरह पर्दा करते हुए कहा। कमबख्त, बदमाश और लुटेरे नजर नहीं आते। अरे आया, चुप हो जाओ, क्यों इतना परेशान कर रही हो? शबाना ने बनावटी लहजे में कहा। कर लेने दो इन्हें तसल्ली, अभी चले जाएंगे। अंदर कहीं भी कुछ नहीं है सर, अबरार की टीम के लड़के ने आकर इसे बताया। माहम और अबरार इन दोनों से माजरत करके मायूसी से वापस चले गए। शाम का वक्त था। माहम किरण के नंबर को बार बार ट्राई कर रही थी, लेकिन हर बार नंबर बंद होने का मैसेज आ रहा था। अबरार भी आ गया। अब तो इस लड़की की सिम भी नहीं ट्रेस हो रही। अबरार ने चिढ़ाते हुए कहा। पता नहीं किस हाल में होगी। माहम तशवीश से बोली। किस फजूल काम में टांग डाली है? अबरार ने मायूसी से माहम को देखा। टके का फायदा नहीं हुआ, दिन इलाक बर्बाद हुआ, सारी मेहनत राय आ गई। माहम ने अफसरदगी से अबरार की तरफ देखा। अबरार मजीद कोई बात किए बगैर वहां से चला गया। इसे आज के प्रोग्राम की नाकामी का गुस्सा था। इसकी रेटिंग के ख्वाब जो चकनाचूर हो गए थे, जबकि माहम को किरण की फिक्र थी। दूसरी तरफ किरण की तरफ से शबाना भी फिक्रमंद थी। इसने नाज़ली के पास जाकर इसके बारे में पूछा। मैडम इस लड़की का क्या करना है? बहुत बुरा हाल है इसका। करना क्या है? नाज़ली ने कहा। किसी काम की नहीं रही, ये थोबड़ा बर्बाद हो चुका है इसका। तो फिर क्या सोचा है इसके बारे में आपने? शबाना के पूछने पर इसने बॉबी को आवाज दी। बॉबी आगा हुआ करीब पहुंचा। इस लड़की किरण को इसकी बहन के पास पहुंचा दो। नाज़ली शफाकियत से बोली। इसकी बहन भी तो ऐसी ही थी अनम, शबाना ने कहा, लेकिन इसने खुदकुशी कर ली थी। हमारे लिए तो दोनों ही बेकार हुई ना। नाज़रीन ने तलही से कहा। जाओ बॉबी, आज ही ये काम कर दे, बखेड़ा नहीं पालना मुझे। बॉबी तो था इसका ताबेदार, हुक्म का गुलाम। अपने सीने पर हाथ रख कर खड़ा हो गया और फौरी तौर पर रवाना हो गया।
बॉबी ने रात की तारीकी में किसी वीरान जगह पर गाड़ी रोककर जख्मों से चूर अधमरी किरण को निकालकर बाहर फेंका और गोली मार दी। अगले ही लम्हे वहां से गाड़ी जा चुकी थी और किरण की बेजान लाश लातादाद सवालात के साथ पड़ी की पड़ी रह गई। किरण की कहानी तो खत्म हो चुकी थी, लेकिन जराइम का मकरू काम जारी सारी था। अबरार ने शहरोज को फोन करके किरण की लाश मिलने की इत्तला दी। मालूम है शहरोज ने कहा बेखबर नहीं हूं मैं। अब बताइए करना क्या है, मामला हल करना है या? अबरार ने दानिस्ता जुमला अधूरा छोड़ा। मेरे ख्याल में मुझे ये बात तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है कि क्या करना है। शहरोज ने अक्खड़ लहजे में कहा, यह पुलिस का मामला है, हमें अपना काम करने दो, तुम अपना काम करो। जी बिल्कुल, अबरार ने हंसते हुए कहा, मैं अपना काम ही करूंगा। वैसे ये सैफी कौन है? लाहौर में रहता है और आप तो जानते ही हैं कि मैं खोजी भी हूँ। किसी शख्स तक भी पहुंचना मेरे लिए जरा मुश्किल नहीं है। अबरार की बात सुनकर शहरोज के माथे पर बल पड़ गए। अबरार ने अपने तई धमकी देकर फोन बंद कर दिया। वो अब कुछ ना कुछ कमाने का ख्वाब सजाए बैठा था, जबकि दूसरी तरफ शहरोज ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली थी। इसने फौरन राना को हुक्म दिया, कुछ भी करके लड़की की लाश गायब कर दो। इसके बारे में मीडिया को मालूम हो चुका है कि किसी लड़की की लाश मिली है। राना ने जवाब दिया, किसकी मिली है ये तो मालूम नहीं हुआ ना। शहरोज सिगरेट जलाते हुए बोला, मुद्दा आने से किसी दूसरी लावारिस लड़की की लाश से बदलकर हादसे का रंग दे दो। राना हुक्म में जा लाने के लिए फौरी रवाना हो गया, जबकि शहरोज ने नाजली को फोन करके सैफी के हवाले से पूछा, ये सैफी कौन है? मैं नहीं जानती। नाजली के मुंह से बेख्तियार निकला, तुम क्यों पूछ रहे हो? ज्यादा कुरेदने नहीं लगे हो? वो मीडिया वाले अबरार को सैफी का नाम पता चल गया है। शहरोज ने इत्मीनान से कहा, और ये भी कि वह लाहौर का रहायशी है। फिक्र ना करो, नाजली ने सती से कहा, वो किसी भी सैफी तक नहीं पहुंच सकेगा, इसकी पहुंच से पहले इसका पत्ता कट जाएगा। नाजली ने फौरन ही फोन बंद करके कहा, वाह वो भी आज तो तेरा बहुत काम आ रहा है। इसको करीब आने का इशारा करके वो अपनी बात जारी रखते हुए बोली, अपने दोस्त सैफी को गायब कर दे, कुछ कुत्ते इसकी बू सूंघते हुए फिर रहे हैं। बॉबी ने हस्बे मामूल ताबेदारी से सीने पर हाथ रखा और निकल गया। नाज़ी शबाना को देखकर मक्कारी से मुस्कुराते हुए बोली, जराइम की दुनिया में जिसके पास धन भी हो और ज़र भी। हाथ का इशारा करते हुए वो बोल रही थी, इससे कोई माई का लाल नहीं जीत सकता।